बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया मेरा भांजा लगभग 2 साल से पीड़ित है और हम कई जगह पर मल्टीनेशनल जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें भी गए, छोटे हॉस्पिटल्स में भी हम इलाज करवा करके थक चुके थे कि कहीं से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि इनको अल्सर कोलाइटिस हो गया है और जिसका कि कोई स्थायी इलाज नहीं है। इसके लिए या तो इनकी आंत का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आंत काटनी भी पड़ सकती है, साथ ही इनको हेपेटाइटिस सी भी है, अर्थात इनका लीवर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। जब हम यहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने केवल नाड़ी देख करके ही हमें रोग के बारे में बता दिया। हमने रोग के बारे में गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन गुरुजी ने केवल नाड़ी परीक्षण से ही रोग के बारे में बता दिया। उसके बाद खाने के लिए दवाएं दी और वो दवाएं जो हैं 1 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट करवाई कि दोबारा 1 घंटे बाद फिर से ये दवाएं लें। उसके बाद एक तेल से पूरे शरीर पर मालिश करवाई और एक्यूप्रेशर करवाया, जिसके बाद आज लगभग 5-6 घंटे के इलाज में ही मेरा भांजा बहुत बढ़िया महसूस कर रहा है और अब हमें उम्मीद लग गई है कि ये यहाँ से बहुत अच्छे से बड़े थोड़े ही दिनों में अच्छे से ठीक हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वस्थ विचार श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 110043। बवासीर, भगंदर और फिशर अब होगा दूर जब होगा आपके पास स्वास्थ्य अर्शर चूर्ण। बवासीर, भगंदर और फिशर ये ऐसी दर्दनाक और गंभीर बीमारियां हैं, इसका दर्द वही जान सकता है जिसे ये बीमारी होती है। ये रोग इतने तकलीफ देने वाले होते हैं कि इंसान इनके नाम से ही कर्रा उठता है। आज ये बीमारियां आम रोग बन चुकी हैं। हर 5वां व्यक्ति इन रोगों में से किसी एक रोग से पीड़ित है, जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ हमारा आहार और हमारा लाइफस्टाइल। बवासीर आमतौर पर पेट में कब्ज रहने की वजह से होता है और जैसे जैसे बवासीर का रोग पुराना होता जाता है, ये फिशर भगंदर में तब्दील होने लगता है। हालांकि बाजार में इन बीमारियों को जड़ से खत्म करने का दावा करने वाली कई दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन ये दवाइयां आराम देने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसों की बर्बादी देती है। लेकिन आज जो इलाज, जो दवा संस्था स्वस्थ आयुर्वेदा आपके लिए लेकर आई है, वो बवासीर, भगंदर या फिशर, इनमें से कोई भी रोग हो, इन बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। और इस रामबाण इलाज का नाम है स्वास्थ्य अर्शर चूर्ण। असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के मार्गदर्शन में तैयार इस प्रभावशाली दवा में आमलकी, निर्गुंडी, यवानी, नौसादर, शुद्ध शफ्टिका जैसी और भी कई दुर्लभ जड़ी बूटियां मौजूद हैं, जो बवासीर, भगंदर और फिशर के रोग में लाभकारी सिद्ध होंगी और आपको 100% आराम देंगी। GMP सर्टिफाइड इस स्वास्थ्य अर्शर चूर्ण के 60 दिनों के सेट के साथ आपको स्वास्थ्य पाचक चूर्ण भी दिया जा रहा है, जिसमें मौजूद गुणकारी औषधियाँ आपके शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देगी, जिसके बाद आप अपने शरीर में नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। तो फिर देर किस बात की,
बवासीर, भगंदर या फिशर से होने वाले दर्द को अब कहिए बाय बाय और घर ले आए स्वस्थ आयुर्वेदा का स्वास्थ्य अर्शर चूर्ण, जिसकी 2 महीने की दवा की कीमत है मात्र 2,750 रुपये, जिसके इस्तेमाल की सभी जानकारी आपको दवाई के सेट के साथ भेजी जाएगी। ऑर्डर के लिए अभी कॉल करें। आयुर्वेदिक फैक्ट्री में कार्य करने के लिए 8वीं से 10वीं पास 3 हेल्पर्स एवं 1 ऑफिस बॉय की आवश्यकता है। ऑफिस बॉय के लिए आवश्यक योग्यताएं: स्कूटर या बाइक चलाना आना चाहिए, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भर्ती इंटरव्यू के बाद कराई जाएगी, सैलरी इंटरव्यू के बाद निर्धारित की जाएगी। और जानकारी के लिए संपर्क करें 9891527542 पर। चाहे वो साइबर क्राइम हो, विभाग की लापरवाही या जघन्य अपराध, अब बचेगा नहीं कोई अपराधी। सच की बात, सच दर्शन के साथ सच का सामना, हर जुर्म का पर्दाफाश। देखिए हमारे साथ, अपराधियों की अब खैर नहीं। देखिए सच दर्शन। नमस्कार, मैं हूं कुमकुम कोहली और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर सच दर्शन। आज बात करेंगे देश और राजधानी समेत कई अहम खबरों की। दिल्ली के ओखला फेज 2 में मंगलवार सुबह एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और फैक्ट्री के धुएं का गुबार उठने लगा। दमकल की 5 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजधानी दिल्ली के ओखला फेज 2 इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंगलवार सुबह एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग सुबह करीब 7 बजे के आसपास फैक्ट्री में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और फैक्ट्री से धुएं का गुबार उठने लगा। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी गई। दमकल विभाग को करीब 7:20 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्थानीय लोगों ने भी अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की। लोगों ने फैक्ट्री में मौजूद अग्निशमन उपकरणों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। हालांकि स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री में आग से बचाव के इंतजामों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि फैक्ट्री में पर्याप्त फायर सेफ्टी इंतजाम नहीं थे और कुछ फायर सिलेंडर एक्सपायर हो चुके थे। दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया था, लेकिन इस हादसे ने एक और बड़ी चिंता जरूर खड़ी कर दी है। फैक्ट्री के आसपास बड़ी संख्या में झुग्गियां मौजूद हैं, जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी रहते हैं। अगर आग का दायरा बढ़ जाता तो लपटें इन झुग्गियों तक पहुंच जाती तो हालात बेहद गंभीर हो सकते थे और एक बड़ा हादसा सामने आ सकता था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आग आखिर किस वजह से लगी? फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के इंतजाम कितने पुख्ता थे और क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा? इन तमाम सवालों के जवाब जाँच के बाद ही सामने आएंगे। ओखला फेज 2 से इस वक्त बड़ी खबर, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। कौशल, ये दिल्ली के अंदर है, B15 ओखला फेज 2 B15/4/2 कंपनी नंबर। इसमें आग लगी थी करीब सुबह 7-7:30 बजे का टाइम रहा होगा। उस समय बच्चे बाहर थे तो उन्होंने बताया घर में जाके कि आग लगी है। तो बाहर आके देखा, आग को बुझाने की काफी ज्यादा कोशिश की गई। तो उस बीच में भाई हमारे अंदर गए आग के बीच में, उन्होंने फायर सिलेंडर उठाया, कंपनी का ही था। उससे जैसे ही उन्होंने प्रेशर दिया, वो उससे आग कम होने की जगह और भी तेज हो गई। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करने के बाद में आग कंट्रोल नहीं हुई, उसने एकदम से विकराल रूप ले लिया, विशाल। तो उस आग से हमारे घरों में फ़र्क पड़ गया और
कई सामान है ऐसा कीमती जो जल गया हमारा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कंपनी सेफ है और हमारे बच्चे सेफ हैं। हो सकता था लेकिन वो टल गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई थी, करीब 5-7 गाड़ियां आ चुकी थी फायर ब्रिगेड की। त्योहारी सीजन से पहले देश के कई बड़े राज्यों में चीनी के दाम करीब 40% तक बढ़ गए हैं। कम उत्पादन, घरेलू सप्लाई में कमी और त्योहारों के दौरान बड़ी मांग को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। हालात को देखते हुए सरकार ने 10 लाख टन चीनी आयात को मंजूरी दी है। त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई बड़े शहरों में महज 2 हफ्तों के दौरान चीनी के दाम करीब 40% तक बढ़ गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सीजन में चीनी की भरपूर सप्लाई का भरोसा था, उसी समय इसके दाम तेजी से बढ़ने लगे। दरअसल घरेलू सप्लाई में कमी के साथ कम उत्पादन, मौसम की मार और त्योहारों के दौरान बड़ी मांग ने बाजार पर दबाव बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में बारिश, कम पैदावार और रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों से गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। इसका असर चीनी के उत्पादन पर भी पड़ा है। सीजन की शुरुआत में करीब 34.9 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब सरकार का मौजूदा अनुमान घटकर करीब 30.6 मिलियन टन रह गया है। वहीं त्योहारों की बढ़ती मांग के बीच अगस्त में सरकार ने बिक्री कोटा बढ़ाने के बजाय इसे पिछले साल के स्तर यानी करीब 2.25 मिलियन टन पर ही रखा। इससे बाजार में सप्लाई का दबाव और बढ़ गया। बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने 19 अगस्त को बड़े औद्योगिक खरीदारों के लिए स्टॉक लिमिट और सख्त कर दी है। इसके बाद करीब 1 दशक में पहली बार चीनी आयात का रास्ता खोला गया। 20 अगस्त को सरकार ने 10 लाख टन चीनी आयात की मंजूरी दी ताकि घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाई जा सके। हालांकि इसके बावजूद कुछ मिलों में चीनी की कीमत 7,100 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचने की खबर है। सरकार का कहना है कि कीमतों में तेजी के पीछे सिर्फ एथेनॉल के लिए चीनी का इस्तेमाल जिम्मेदार नहीं है। कम उत्पादन, मौसम, त्योहारी मांग और बाजार की गतिविधियां भी इसकी बड़ी वजह है। फिलहाल सरकार स्टॉक और सप्लाई पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि त्योहारों के दौरान बढ़ती कीमतों का बोझ आम लोगों की जेब पर कम पड़े। मौसम बदलने के साथ दिल्ली में वायरल और फ्लू के मामलों के बीच H1N1 ने भी चिंता बढ़ा दी है। राजधानी में इस साल इन्फ्लुएंजा ए के 2300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें 1777 से अधिक H1N1 के बताए जा रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली में मौसम बदलते ही वायरल और फ्लू के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और अब स्वाइन फ्लू यानी H1N1 ने भी चिंता बढ़ा दी है। राजधानी में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने हालात की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बैठक में संक्रमण की स्थिति और इसे रोकने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की जा रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में इस साल इन्फ्लुएंजा ए के 2300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें H1N1 के 1777 से अधिक मामले बताए गए हैं। चिंता की बात यह है कि सिर्फ एक दिन में 114 नए H1N1 मरीज सामने आए हैं, लेकिन तस्वीर सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है। दिल्ली NCR में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 54% घरों में कम से कम एक व्यक्ति बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहने या शरीर में दर्द जैसे लक्षणों से परेशान हैं। वहीं 23% घरों में 4 या उससे ज्यादा लोग एक साथ इन लक्षणों से जूझ रहे हैं, यानी बड़ी संख्या में परिवार के कई सदस्य एक ही समय पर बीमार पड़ रहे हैं। सर्वे में 32,643 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं शामिल की गई। इसके मुताबिक 39% घरों में 2 या उससे ज्यादा सदस्य फ्लू या वायरल जैसे लक्षणों से परेशान। इसके मुताबिक 39% घरों में 2 या उससे ज्यादा सदस्य फ्लू या वायरल जैसे लक्षणों से परेशान हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि H1N1, कोविड, डेंगू, मलेरिया और सामान्य वायरल फीवर के शुरुआती लक्षण काफी हद तक एक जैसे हो सकते हैं। बुखार, खांसी, गले में दर्द, सिर दर्द, ठंड लगना और कमजोरी जैसे लक्षण कई बीमारियों में दिखाई देते हैं। ऐसे में खुद से दवा लेने के बजाय लक्षण ज्यादा होने पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। फिलहाल दिल्ली सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी सक्रिय किया जा रहा है। यानी बदलते मौसम में सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में वायरल के साथ अब H1N1 ने भी दस्तक तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज लोक भवन में होगी, जिसमें करीब 19 प्रस्तावों पर चर्चा और फैसला संभव है। सबसे ज्यादा नजर दारोगा सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव और रोजगार से जुड़े प्रस्तावों पर है। इसके अलावा पुलिस विभाग, परिवहन और निवेश से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी फैसला हो सकता है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज यानी 25 अगस्त को लोक भवन में होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में करीब 19 प्रस्तावों पर चर्चा और फैसले की उम्मीद है। सबसे ज्यादा नजर पुलिस भर्ती से जुड़े प्रस्ताव पर है। सरकार मृतक आरक्षित कोटे के तहत दारोगा और सिपाही के पदों पर नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में बदलाव पर विचार कर सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक अभ्यर्थियों की उम्र के आधार पर अलग अलग श्रेणियां बनाकर दौड़ पूरी करने के लिए अलग समय सीमा तय की जा सकती है। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को उम्र के हिसाब से शारीरिक परीक्षा में राहत मिल सकती है। इसके अलावा पुलिस विभाग के लिए 1323 नए वाहन खरीदने और कुशल खिलाड़ियों की भर्ती व पदोन्नति से जुड़े नियमों में बदलाव पर भी फैसला संभव है। वहीं राज्य के परिवहन बेड़े में नई इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल करने और युवाओं के रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत निवेश प्रस्तावों और जन सेवा केंद्र 4.0 की नई नियमावली पर भी मोहर लग सकती है। यानी आज की बैठक में रोजगार, पुलिस भर्ती, निवेश, एक्सप्रेसवे और परिवहन से जुड़े कई अहम फैसले संभव है। अब सबकी नजर एक सवाल पर है कि क्या योगी कैबिनेट दारोगा सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव को मंजूरी देती है। इसका फैसला बैठक के बाद ही साफ होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगने वाली नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर स्कूल का ड्रेस कोड समान और गैर भेदभावपूर्ण है तो किसी एक छात्र को अलग छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट के इस फैसले के बाद स्कूल ड्रेस कोड को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगने वाली नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि शिक्षण संस्थान के निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि छात्रा यह साबित करने के लिए पर्याप्त धार्मिक प्रमाण नहीं दे सकी कि स्कूल में सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अतार सुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी से जुड़ा है। छात्रा ने अपनी मां के जरिए 11वीं कक्षा में प्रवेश और स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ड्रेस कोड समान, गैर भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लागू है तो किसी एक छात्र को अलग छूट देने की मांग नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली कक्षाओं में स्कूल की ओर से स्कार्फ पहनने पर आपत्ति नहीं किए जाने से भविष्य में इसे पहनने का कानूनी अधिकार हासिल नहीं हो जाता। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक स्कूल का निर्धारित ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होगा और यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अलग अनुमति नहीं दी जा सकती। अब इस फैसले को लेकर सबसे अहम बात यही है कि क्या स्कूल यूनिफॉर्म के नियमों में किसी धार्मिक आधार पर अलग छूट दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इसका जवाब साफ तौर पर नकारात्मक दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में हुई पार्टी की समीक्षा बैठक के बाद मायावती ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और मजबूत उम्मीदवारों के चयन के निर्देश दिए हैं। यानी आगामी चुनाव में बसपा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी प्रमुख मायावती ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बसपा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। लखनऊ में हुई पार्टी की समीक्षा बैठक के बाद मायावती ने कहा कि पिछले चुनावों में गठबंधन का बसपा को अपेक्षित फायदा नहीं मिला। उनके मुताबिक गठबंधन की वजह से पार्टी को सीटों और वोट प्रतिशत दोनों स्तरों पर नुकसान उठाना पड़ा है। अब बसपा ने तीनों राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। साथ ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी मायावती ने साफ संदेश दिया है। पार्टी में कर्मठ, वफादार और ईमानदार लोगों को टिकट देने पर जोर रहेगा ताकि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। मायावती ने कार्यकर्ताओं से विरोधियों के साम दाम दंड भेद के हथकंडों का मजबूती से सामना करने और
पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया है। बैठक में आने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। 9 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि का कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित करने और 15 जनवरी 2027 को जन कल्याणकारी दिवस के मौके पर पार्टी के आर्थिक सहयोग को पहले से बेहतर करने पर जोर दिया गया। यानी मायावती ने चुनावी रणनीति साफ कर दी है, ना गठबंधन ना समझौता, बल्कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। यानी मायावती ने चुनावी रणनीति साफ कर दी है, ना गठबंधन ना समझौता, बल्कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। देश और राजधानी की हर बड़ी और अहम खबर के साथ अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अब घर बैठे अपना और अपनों के रोगों का